हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बच्चे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो बहुत से बच्चों की भारी डिमांड थी इस चीज़ पर कि इंग्लिश ग्रामर का सिलेबस कंप्लीट कराओ। तो उसी कड़ी में मैं आगे बढ़ रहा हूं और आपको होमोफोन्स कराने जा रहा हूं। क्लास 12 इंग्लिश में 2 नंबर का क्वेश्चन आता है होमोफोन्स के ऊपर। तो होमोफोन्स को तैयार करना मेरी जिम्मेदारी और आपकी जिम्मेदारी है। मैं आपको तैयार कराऊंगा, मैं आपको बताऊंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट होमोफोन्स के बारे में और आप लोग उसको तैयार करोगे। ये आपको तैयार करना है, मुझे तैयार करवाना है। आइए शुरू करते हैं होमोफोन्स के ऊपर। तो होमोफोन्स का मतलब क्या होता है और कितने नंबर का आता है। तो होमोफोन्स 2 मार्क्स का आता है, 2 नंबर का आता है। इसके अंदर आपको 2 प्रश्न मिलेंगे, 2 प्रश्नों में से कोई एक प्रश्न करना होगा। आपको 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, दोनों क्वेश्चन में से आपको ऑप्शनल है, ऑप्शनल में से दोनों में से किसी एक को करना होगा। अगर आप एक को करेंगे तो आपको उसके 2 नंबर मिलेंगे। याद रखना, आपको 2 समान शब्द दिए जाएंगे जिनका जो प्रोनाउंसिएशन है, जिनकी जो प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण है जिनका, वो समान होगा लेकिन अर्थ भिन्न भिन्न होगा। जैसे कि होमो का मतलब समान, फोन्स का मतलब उच्चारण। तो जिनका उच्चारण समान है उसको बोलेंगे होमोफोन्स। जैसे कि मैं अगर आपको बताऊं SON और SUN, यहाँ पर आप देखो, एक मेरे पास SON है, एक मेरे पास SUN है। ये सन है और ये भी सन है। दोनों का उच्चारण समान है लेकिन अर्थ भिन्न भिन्न है। दोनों का उच्चारण समान है लेकिन अर्थ भिन्न भिन्न है। इसका उच्चारण क्या है? सन। ये क्या है? सन है, सन। और ये क्या है? ये भी सन है, सन। ठीक है। इसका मतलब क्या होता है सन का? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बेटा। सन मतलब बेटा, सन मतलब बेटा। और इस सन का मतलब क्या होता है? सन मतलब सूर्य, सूरज। ठीक है, सूरज। तो आप दोनों का उच्चारण देखो, इसका भी मतलब सन है, इसका मतलब भी सन है, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है। एक का अर्थ बेटा और एक का अर्थ सूर्य है। इस तरीके से दूसरा हम देखते हैं एग्जाम्पल। हमारा एग्जाम्पल नंबर हम 2 लिखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल मेरे पास है EAR ईयर, और दूसरा मेरे पास है EAR ईयर। तो ईयर मतलब कान, हमारे कान, ईयर मतलब कान। तो ये क्या? ये भी ईयर है और ईयर मतलब कान होता है, हमारा कान होता है। दोनों का अर्थ जो है अलग अलग है। एक ईयर है, दूसरा भी ईयर है। ईयर का मतलब कान और ईयर का मतलब साल, ईयर का मतलब साल। तो देखो, मज़ेदार चीज़ मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। और अब यूपी बोर्ड क्लास 12 में ये 2 नंबर की आती है। अगर आपको 2 मार्क्स चाहिए हैं तो इनको तैयार कर लो, इनको समझो। अब इनको मैं मेट के इन इंपॉर्टेंट्स को बताता हूँ। ये एग्जाम में नहीं आएंगे क्योंकि आप सभी को पता है इनके बारे में। एग्जाम में SON SUN नहीं आएगा कभी। क्लास 12 के लेवल पर ये बच्चों वाले क्वेश्चन नहीं आते हैं। या ईयर मतलब कान, ईयर मतलब वर्ष, ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। क्लास 12 के लेवल पर थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन आएंगे जिनको करने में हमारे थोड़े पसीने छूटें, जिनको करने में हमें थोड़ी मुश्किल हो, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो उसी श्रृंखला में मैं आप लोगों के लिए मोस्ट से भी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ चुका हूं। सबसे पहले मैं आज आपको कराऊंगा टॉप 20। मैं आपको 20 होमोफोन्स कराऊंगा जिनको करने के बाद आप धुआं कर दोगे पूरी होमोफोन्स को। आइए समझते हैं। सबसे पहले इसको पहले मेट देता हूं, मैं मेटता हूं सबसे पहले इसको। ठीक है, हाँ। तो अब सबसे पहले नंबर हमारा एग्जाम्पल होगा, वो होगा अपोजिट, और दूसरा भी है अपोजिट। तो पहले शब्द को पढ़ेंगे, पहला उच्चारण होगा अपोजिट और ये भी है अपोजिट। तो दोनों अपोजिट हैं, लेकिन APPOSIT अपोजिट का मतलब होता है योग्य होना। अपोजिट का मतलब योग्य होना, लेकिन OPPOSITE इस अपोजिट का मतलब होता है उल्टा। तो अपोजिट मतलब उल्टा भी होता है, अपोजिट का मतलब योग्य भी होता है। तो हमें इन दोनों के बीच में अंतर बताना है, वो भी सेंटेंस के द्वारा। तो अब हमें सेंटेंस के द्वारा इन दोनों के बीच में अंतर करना है। तो आइए इन दोनों शब्दों को अपने सेंटेंस में यूज़ करते हैं। आपको एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आएगा कि आपको 2 शब्द दिए जाएंगे, 2 प्रश्न मिलेंगे, केवल एक प्रश्न करना है और 2 शब्दों में से, इन 2 शब्दों में से आपको इन शब्दों का वाक्य प्रयोग करेंगे, एक सेंटेंस बनाएंगे अपने हिसाब से। तो मैं अपने हिसाब से सेंटेंस बना रहा हूं, आप अपने हिसाब से कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं, लेकिन उसकी ग्रामर सही होनी चाहिए और उसकी वोकैबुलरी सही होनी चाहिए। आप अपने हिसाब से कुछ भी बना सकते हैं, पूरे यूनिवर्स, पूरी दुनिया में से कुछ भी बना सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो एक होता है अपोजिट, अपोजिट मतलब योग्य। तो आप ऐसा सेंटेंस बनाओ जिसमें अपोजिट शब्द हम डाल दें। तो क्या होगा? वह पोस्ट के लिए, जैसे मैं बोलता हूं कि ये जो लड़का है वो पोस्ट के लिए, किसी पद के लिए योग्य है, तो क्या बोलेंगे? ही इज़ एन एलिजिबल फॉर एनी पोस्ट।
या इलिजिबल की जगह हम कर देते हैं अपोजिट। तो अपोजिट का मतलब भी होता है योग्य और इलिजिबल का मतलब भी होता है योग्य। आइए लिखते हैं यहाँ पर, तो क्या लिखेंगे, इस सेंटेंस में यूज़ करेंगे ही इज़ अपोजिट। अपोजिट 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 का मतलब योग्य। ही इज़ अपोजिट टू द पोस्ट। टू द पोस्ट, ही इज़ अपोजिट टू द पोस्ट। ये लड़का जो वह पोस्ट के लिए योग्य है। पोस्ट मतलब पद, तो वह पद के लिए योग्य है, अयोग्य नहीं है, योग्य है। दूसरा हमारे पास है अपोजिट। अपोजिट का मतलब होता है उल्टा होना। जैसे कि इसको किसी वाक्य में प्रयोग करो, आपको 2 नंबर कैसे मिलेंगे, आपको 2 शब्द दिए जाएंगे, मैं दोबारा बता दूं, आपको 2 शब्द मिलेंगे, दोनों शब्दों में से इन दोनों का वाक्य, इन दोनों का जो अर्थ स्पष्ट करने के लिए, दोनों का जो उच्चारण समान है, पहला भी अपोजिट है और अंतिम वाला भी अपोजिट है, दूसरा अपोजिट है, लेकिन आपको इन दोनों के बीच में अंतर करना है, वो भी वाक्य के माध्यम से, सेंटेंस के द्वारा, ठीक है। तो ही इज अपोजिट टू द पोस्ट, वह पोस्ट के लिए योग्य है। अब दूसरा उल्टा, तो क्या करेंगे, उत्तर जो है वो दक्षिण का उल्टा है, या नॉर्थ इज अपोजिट टू द साउथ लिखते हैं इस चीज को। नॉर्थ इज अपोजिट। ये अब इस जगह मैंने ए वाला लिखा था, अब यहाँ पर ओ वाला लिखूंगा। नॉर्थ इज अपोजिट टू द साउथ। जो उत्तर है वो दक्षिण के लिए उल्टा है। तो नॉर्थ मतलब उत्तर, अपोजिट मतलब उल्टा है, टू द दक्षिण मतलब साउथ, जो उत्तर है वो दक्षिण के लिए उल्टा है। ऐसे सेंटेंस आप बनाओ, अपने दिमाग में जो भी आपको आ रहा हो सही है, बस उसकी ग्रामर सही होनी चाहिए, वोकैबुलरी सही होनी चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। मतलब इसके अंदर मेरा मतलब है कि आप कुछ भी बना सकते हो, उसके अंदर आपको ये शब्द डालना है, बस इनको रटना नहीं है, समझना है केवल। समझने से बिल्कुल आप एक बहुत बेहतरीन व्यक्ति बन पाओगे। उसके बाद अडैप्ट और अडॉप्ट। तो अडैप्ट ADAPT अडैप्ट और ADOPT अडॉप्ट। तो इन दोनों के बीच में हमें अंतर स्पष्ट करना है। इन दोनों का जो उच्चारण है वो लगभग समान है। इन दोनों का उच्चारण जो है वो लगभग समान है। तो पहले वाले का ADAPT का मतलब होता है अडॉप्ट मतलब अनुकूलन करना। अब अनुकूलन का मतलब क्या होता है, ये मेरे बोर्ड एग्जामिनेशन में 2025 में किसी ना किसी सेट में आया था, मुझे याद है इतना कि ये किसी ना किसी सेट में आया था, इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है आपके लिए। इस क्वेश्चन को मैं स्टार मार्क करता हूँ, ये आपके 2026 में आ सकता है, पूरे आने के चांसेस हैं। अडैप्ट के अनुकूलन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर हमारे जो हम लोग आसपास के वातावरण में रहते हैं, तो यहाँ पर गर्मी भी होती है, ठंडी भी होती है, बरसात भी होती है, तीनों मौसम होते हैं। लेकिन अगर मैं आपको ऐसे स्थान पर भेज दूं जहां पर केवल और केवल सर्दी होती है, जहां पर टेम्परेचर -20 डिग्री होता है, तो क्या आप वहां पर बिना कपड़ों के रह पाएंगे, जम जाएंगे? क्या आप वहां पर, अगर जो व्यक्ति वहां पर रह पाएगा या बीमार नहीं पड़ेगा, अपने आप को वहां पर रखने के लायक बनाएगा, उसको बोलेंगे अनुकूलन। मतलब पर्यावरण में जो भिन्नताएं आ रही हैं, पर्यावरण में भिन्नताएं मतलब कहीं -20 डिग्री सेल्सियस तापमान है, कहीं 50 डिग्री सेल्सियस तापमान है, तो इन दो वातावरणों में जो अंतर आ रहा है, उनके बीच में अगर जीव अपने आप को बचाता है, अपने कायम रखता है अपने आप को, उस क्षमता को बोलते हैं अनुकूलन या एडेप्टेशन बोलते हैं। तो अनुकूलित करना मतलब अपने आप को वातावरण के अनुसार ढालना, अपने आप को वातावरण में ढालना अनुकूलन कहलाता है। बहुत आसान होता है। तो इसका हम कोई शब्द, कोई एक वाक्य में इसका यूज़ करेंगे। क्या होगा वाक्य बनाने से कि हमें अपने आसपास के वातावरण में घुल मिल जाना चाहिए, मतलब हमें अपने आसपास के वातावरण में अनुकूलित हो जाना चाहिए, अडैप्ट हो जाना चाहिए। क्या लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, वी शुड। हमें थोड़ी बहुत बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए। अगर आप लोग चाहते हो इंग्लिश में स्कोर अच्छा करना, तो आपको थोड़ी बहुत बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको सेंटेंस बनाने नहीं आते तो मैं आपको सेंटेंस सिखा दूंगा, नो प्रॉब्लम। मुझे केवल 3 दिन लगेंगे सेंटेंस सिखाने में, 3 दिन में पूरे सेंटेंस कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। तो वी शुड अडैप्ट टू अवर इन सराउंडिंग, इन एटमॉस्फेयर। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि हमें अपने आप को कहाँ पर अडैप्ट करना चाहिए, अपने वातावरण में, अपने आसपास के वातावरण में, अपने आसपास के पर्यावरण में अनुकूलित कर लेना चाहिए। मतलब जो पर्यावरण में जो भिन्नताएं हो रही हैं उसके अनुसार हमें अपने आप को ढाल लेना चाहिए, उसको बोलते हैं अनुकूलन।
याद रखना। अडॉप्ट, अडॉप्ट का मतलब होता है अपनाना, किसी चीज़ को गोद लेना। बहुत से बच्चे जो होते हैं जिनके जो पेरेंट्स होते हैं बहुत से बच्चों को गोद लेते हैं, तो गोद लेने को इंग्लिश में बोलते हैं अडॉप्ट करना। यहाँ पर आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हो, जैसे कि जो मदर टेरेसा थी, मदर टेरेसा ने मानवता को गोद लिया था, तो मदर टेरेसा ने मानवता को गोद लिया था। आप यहाँ पर उस सेंटेंस को लगा सकते हो। मतलब आपके सेंटेंस में अडॉप्ट वर्ड, अडॉप्ट शब्द आना चाहिए, बस इसका मतलब यही है। एग्जामिनर बस यही देखता है। तो क्या लिखोगे आप लोग? अगर आपको इंग्लिश बनानी नहीं आती तो आप मेरे सेंटेंस को याद कर लो, इन सेंटेंस को याद कर लो, ताकि आपको बेनिफिट मिले। देखो, हर बच्चा बहुत स्ट्रांग नहीं होता पढ़ाई में, मैं मानता हूँ इस चीज़ को, इसीलिए आपको मैं इतनी सुविधा दे रहा हूँ कि आप इन सब चीज़ों को याद कर लो। इसीलिए मैं बहुत जल्दी स्टार्ट कर रहा हूँ, ताकि जल्दी स्टार्ट करूँगा तो आपके लिए रिवीजन के लिए आपको बहुत टाइम मिलेगा। रिवीजन जितना अच्छा करोगे और डिवीजन उतना अच्छा आएगा आपका। तो अडॉप्ट का मतलब क्या होता है? अपनाना। इसका सेंटेंस क्या बनाएंगे हम? सेंटेंस बनाएंगे जैसे कि मदर टेरेसा, मदर टेरेसा कौन थी? आप लोग मुझे कमेंट में बताओगे। अब सारे बच्चे, मेरा एक क्वेश्चन है सभी बच्चों से, मदर टेरेसा कौन थी? अब मैं आपको मदर टेरेसा के बारे में पूछ रहा हूँ, कमेंट में सभी लोग आंसर दोगे कि मदर टेरेसा कौन थी, आप लोग बताओगे, ठीक है। मदर टेरेसा adopted ह्यूमैनिटी का मतलब होता है मानवता को। तो मदर टेरेसा ने मानवता को अपनाया था। किसको अपनाया था? मानवता को अपनाया था, ठीक है। इसको याद रखना, बस इस तरीके से सेंटेंस बना दो। अडॉप्टेड वर्ड इसमें है, अडॉप्टेड, इसमें अडॉप्ट वर्ड आया है, इसमें अपोजिट वर्ड आया है, इसमें एपोजिट वर्ड आया है। तो इन शब्दों को आप ब्लैक पेन से अंडरलाइन भी कर दोगे, ताकि एग्जामिनर की नज़र पड़े उस पर, एग्जामिनर देखे गलती से भी उससे चूक ना हो जाए कि कहीं वो भूल जाए। एग्जामिनर को दिखाओ तुम, तब एग्जामिनर देख पाएगा, ठीक है। उसके बाद एक्सीडेंट और इंसिडेंट। तीसरा क्वेश्चन हमारा होगा एक्सीडेंट और इंसिडेंट, इन दोनों में क्या अंतर है? तो एक्सीडेंट का मतलब होता है दुर्घटना, और इंसिडेंट का मतलब होता है घटना। तो एक्सीडेंट क्या करोगे? कुछ भी बना सकते हो, कुछ भी। कैसे बनाओगे? जैसे कि आई हैड एक्सीडेंट ऑन रोड। तो आज आई हैड एक्सीडेंट ऑन रोड, तो आई हैड एक्सीडेंट, मेरा एक्सीडेंट हुआ था, कहाँ पर? सड़क पर। तो इस तरीके से आप कुछ भी बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर इंसिडेंट का मतलब घटना, मतलब मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल बताता हूँ। देयर आर मैनी इंसिडेंट इन माई लाइफ, मेरे जीवन में बहुत सारी घटनाएं हैं। देयर आर मैनी इंसिडेंट इन माई लाइफ, तो क्या करेंगे? देयर आर मैनी इंसिडेंट इन माई लाइफ। तो क्या लिखोगे आप? देयर आर मैनी इंसिडेंट इन माई लाइफ, मेरे जीवन में बहुत सारी घटनाएं हैं। आप कुछ भी बना सकते हो, कोई भी सेंटेंस बना सकते हो, बस आपको शब्द का अर्थ पता होना चाहिए। वही मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। लास्ट वाला क्वेश्चन क्या है? लूज, लूज मतलब खोना, किसी चीज़ को खो देना, खोना, लूज मतलब खोना, या हारना। लूज मतलब हारना भी होता है, लूज का मतलब खोना भी होता है। मैं इतनी एनर्जी से क्यों पढ़ा पाता हूँ पता है आप लोगों को? मैं इतना एनर्जी से इसलिए पढ़ा पाता हूँ क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट मुझे मिल रहा है, इसलिए मैं एनर्जी से पढ़ा पा रहा हूँ। और आप लोगों को जो मैं बता रहा हूँ ना, मैं बिल्कुल दिल से बता रहा हूँ, बिल्कुल छोटी बहनों के हिसाब से बता रहा हूँ, छोटे भाइयों के हिसाब से बता रहा हूँ। आप मेरे सगे भाई जैसे हो, मैं बिल्कुल यही मानता हूँ आपको। और इन क्वेश्चन को प्लीज़ तैयार कर लो, क्योंकि ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके 26 बोर्ड में दिखाई पड़ेंगे। और आप लोगों को टॉपर बनाने की जिम्मेदारी अगर मैंने ली है तो मुझे बताना है। मैं चिल्लाऊंगा भी, मैं आपको डांटूंगा भी, मैं आपको प्यार से भी समझाऊंगा कि आपको ये तैयार करना ही होगा किसी भी हालत में, आपके ऊपर डिपेंड करता है ये। अब फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है? लूज, LOSE, लूज मतलब खोना, LOOSE लूज का मतलब होता है ढीला। जैसे कि LOOSE लूज मतलब मेरे कपड़े बहुत लूज हैं, LOSE लूज मतलब हारना, और LOOSE लूज मतलब ढीला होना, मेरे कपड़े ढीले हैं तो मतलब लूज हैं ये, लूज, ठीक है। तो सबसे पहले LOSE लूज मतलब खोना। तो इंडिया नेवर लूज द मैच, इंडिया कभी कोई भी मैच हारता नहीं है, कभी भी नहीं हारता, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही बात भी है, ठीक है। तो इंडिया नेवर लूज, LOSE लूज मैच, नेवर लूज द मैच हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद लूज मतलब ढीला, भाई ढीला,
ढीला, ढीला मतलब बहुत हल्के फुल्के ढीले कपड़े, ठीक है। तो क्या लगेंगे, ही वियर्स अ लूज क्लॉथ्स, लूज क्लॉथ्स, वह बहुत ढीले ढाले कपड़े पहने था, ठीक है। तो बहुत आसान तरीके से मैंने आपको बताया। मैं एक बार इसका दोबारा से एक रैपिड रिवीजन करा देता हूं ताकि आप लोगों को आसानी हो करने में। एग्जामिनर क्या देखता है, एग्जामिनर देखता है कि आपने सेंटेंस को किस तरीके से बनाया है। क्या आप सीधे एग्जैक्ट सेंटेंस यही लिख दो तो भी ठीक है, अपने मन से बनाओगे वो भी ठीक है, कुछ भी बना दो लेकिन सेंटेंस सही होना चाहिए, यही एग्जामिनर देखता है। सबसे पहला अपोजिट, अपोजिट का मतलब होता है योग्य और अपोजिट का मतलब होता है उल्टा। दूसरा अडैप्ट, अडैप्ट का मतलब होता है अनुकूलन और अडॉप्ट का मतलब होता है अपनाना। उसके बाद एक्सीडेंट, एक्सीडेंट का मतलब होता है दुर्घटना, रोड पे दुर्घटनाएं होती हैं ना उसको बोलते हैं एक्सीडेंट। उसके बाद इंसिडेंट, इंसिडेंट का मतलब होता है घटना। उसके बाद लूज मतलब खोना, लूज मतलब ढीला। इस तरीके से आपको 4 समझ में आए होंगे। अब बढ़ते हैं तो हाँ बच्चों, अब मैं आपके लिए दोबारा से लेके आ चुका हूँ सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट होमोफोन्स को। तो होमोफोन्स मतलब 2 नंबर आपके जेब में होने वाले हैं इस क्लास के बाद। तो क्या है हमारे पास 5th नंबर का होमोफोन, BERTH, बर्थ। बर्थ का मतलब होता है सीट। जैसे कि आप ट्रेन में जाते हो, बस में जाते हो, आपको सीट मिलती है, उसको सीट ना बोलकर हम बर्थ बोल देते हैं, वही है। एक बर्थ का मतलब होता है सीट और BIRTH, बर्थ, बर्थ मतलब जन्म, मतलब हैप्पी बर्थडे। भाई हैप्पी बर्थडे जानते होगे आप लोग, बहुत से बच्चों का आज हैप्पी बर्थडे होगा, तो हैप्पी बर्थडे टू ऑल ऑफ यू। तो हैप्पी बर्थडे किस बच्चे का है मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। आज इस क्लास के बाद आपको इस होमोफोन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होने वाली हैं। इस क्लास में मैं सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट लेके आया हूं, तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। अगर जो बच्चा नया आया हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना इस चैनल को, ठीक है। तो एंड मतलब और, सबसे पहले बता दूं तो पहला नंबर 5वां नंबर बर्थ, बर्थ का मतलब होता है सीट। तो ही हैज़ गॉट रिजर्व्ड अ बर्थ फॉर मी, तो ही हैज़ गॉट रिजर्व्ड अ बर्थ ऑफ मी, मतलब उसने मेरे लिए सीट को रिजर्व किया है। बर्थ मतलब सीट को रिजर्व किया है, मतलब आरक्षित किया है, ठीक है। पहला नंबर हो गया सेंटेंस। BIRTH, बर्थ मतलब जन्म। तो व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ, तुम्हारा जन्मदिन का क्या है, व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ, व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ। मुझे कमेंट बॉक्स में बताना आप लोग कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ। आप लोग मुझे कमेंट में बताओगे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, ठीक है। एंड का मतलब होता है और, इसका मतलब क्या होगा, राम एंड श्याम, तो राम और श्याम केम हियर स्टडी, तो राम एंड श्याम केम हियर स्टडी। आप इस तरीके से इनको याद करोगे, समझोगे, आपको फायदा मिलेगा इस चीज से, ठीक है। एंड का मतलब होता है, एक एंड का मतलब होता है और एक एंड का मतलब होता है अंत। तो और अंत देखेंगे, ठीक है। तो राम एंड श्याम केम हियर स्टडी, तो राम और श्याम, यहां और आ गया, एंड आ गया, तो राम दैट इज द एंड ऑफ द लाइफ, दैट इज द एंड, END एंड, तो दैट इज द एंड ऑफ लाइफ। याद रख इस चीज से, मृत्यु जो है वो जीवन का अंत है, याद रखना इस चीज को। ये आप कुछ भी बना सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। डाई, डाई का मतलब होता है मरना और डाई का मतलब होता है रंगना, तो डाई का मतलब मरना। एन ओल्ड मैन डाइड इन माई विलेज, एक बूढ़ा व्यक्ति मेरे गांव में मर गया है, इस तरीके से, ठीक है। डाई, डाई मतलब रंगना। भाई बहुत से लोग जो होते हैं, आपने पार्लर में देखा होगा, बहुत से जो मेंस पार्लर होते हैं वहां पर लोग अपने बालों में डाई करते हैं, तो डाई का मतलब होता है रंगना, कलर करना, डाई मतलब, ठीक है। तो डाई मतलब रंगना, तो ही कुड नॉट डाई हिज शर्ट, उसने अपनी शर्ट को रंगा नहीं है, ठीक है। तो क्या है, डियर। अब मैं जल्दी जल्दी कराऊंगा आपको, ठीक है, ताकि आपका बहुत ज़्यादा टाइम बच सके, ठीक है। डियर, डियर मतलब प्यारा और डियर मतलब हिरण, तो DEAR डियर मतलब प्यारा, DEER डियर मतलब हिरण। तो ये क्या हो जाएगा, आई लॉस्ट माई डियर फ्रेंड, तो मैंने अपने बहुत प्यारे मित्र को, अपने प्रिय मित्र को खो दिया है। कहाँ, मतलब उसका स्कूल चेंज हो गया होगा, मतलब यही है, स्कूल बदल गया तो वो खो गया उसका दोस्त, उससे अब नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। डियर, डियर मतलब हिरण, एक तरीके का जानवर। तो क्या होगा, आई सॉ अ डियर इन पार्क, आई सॉ अ डियर इन पार्क, मैंने एक हिरण को पार्क में देखा। उसके बाद बेल, बेल का मतलब होता है गांठ, गट्ठर, और बेल का मतलब होता है जमानत। भाई दोषी जब जमानत से बाहर आते हैं तो जमानत को बोलते हैं बेल, ठीक है। BAIL, बेल मतलब जमानत, तो बेल मतलब गांठ। ही बॉट अ बेल ऑफ कॉटन, उसने कॉटन, कॉटन मतलब रुई, कॉटन मतलब क्या होता है रुई, तो उसने कॉटन की एक बेल खरीदी, ठीक है। उसके बाद बेल, BAIL, बेल मतलब जमानत। तो द एक्यूज्ड वॉज रिलीज्ड ऑन बेल, दो एक्यूज्ड मतलब होता है दोषी, दोषी बेल पर मतलब जमानत पर बाहर आया है, इस तरीके से। तो आशा करते हैं आपको सभी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी।
आप स्क्रीन पर देख लीजिए, आपको बहुत सारे होमोफोन्स दिखाई दे रहे होंगे आपकी प्यारी सी स्क्रीन पर। आप इनको तैयार कर लीजिए। अगर आप इतने की प्रैक्टिस कर लेते ना तो 2 नंबर कहीं नहीं गए, 2 नंबर आपकी जेब में हो जाएंगे और आप लोग बन पाएंगे इंग्लिश ग्रामर में एक सुपरस्टार। आप ला पाएंगे 95% मार्क्स इन क्लास 12th बोर्ड्स। आप बन पाएंगे अपने टॉपर। अपना जो मैंने आज क्वेश्चन पूछे आपसे क्लास में, उनका रिप्लाई जरूर करना इस क्लास के बाद और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना। मिलते हैं ऐसी धमाकेदार बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।